एवरीवन, मैं मनीषा बाकोलिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प के साथ। आप लोगों का दशहरा बहुत ही अच्छा गया हो, आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हो और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली हो भी रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ वियर मास्क जब भी आप बाहर जाते हैं। ठीक है, एंड आई होप आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांड के पोस्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, सैलरी एंड पर्क्स के बारे में, सिलेबस, डेप्यूटेशन, कट ऑफ मार्क्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ये सारी चीजें किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसा कि आपने देखा होगा GCI वाली वीडियो में भी और इससे पहले SSC CGL जितने भी आपने वीडियोस देखी, मैं उसमें सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें, अगर हम किसी भी पोस्ट के बारे में बात करें तो वो पोस्ट क्या है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट जिसे हम AC भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 स्टार फंक्शनल रैंक होती है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CISF, ठीक है, ITBP, CRPF एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द पर्सन जो भी असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, ठीक है, वो कंपनी कमांडर होता है, ही और शी भी है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, ये पोस्ट जो है फीमेल्स के लिए भी है। ठीक है, तो कंपनी कमांडर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, कंपनी कमांडर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अपने सुपरवाइजर के थ्रू दिए हुए जितने भी टास्क होते हैं, ठीक है, उसे कंप्लीट करता है विद हिज मैन। ठीक है, उसके बाद इसके पास अप्रोक्सीमेटली जो भी असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसके पास 130 मैन होते हैं, 130 पर्सन होते हैं उसकी टीम में। ठीक है, और जो असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक है ये इक्विवेलेंट होती है कैप्टन रैंक के इंडियन आर्मी में। ठीक है, जो आपकी इंडियन आर्मी की रैंक होती है कैप्टन की, उसके इक्विवेलेंट होती है असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन शेड्यूल की। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं लगता, बहुत से कैंडिडेट्स को पता ही नहीं लगता कि कब नोटिफिकेशन आई CAPF की, कब एग्जाम फॉर्म फिलअप हुए, कब स्टार्टिंग डेट थी, कौन सी लास्ट डेट थी। ठीक है, कुछ पता नहीं लगता, एडमिट कार्ड कब आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप कर देते हैं बट उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सारी मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिफिकेशन शेड्यूल है जो हर साल यही रहता है। ठीक है, तो वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इज नोटिफाइड बाय UPSC, तो इसका एग्जाम UPSC कंडक्ट करवाता है हर साल। ठीक है, तो ये इवेंट्स है आपके जिसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है अप्रैल के अंदर। ठीक है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है अप्रैल में ही। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी जो रहती है एप्लीकेशन की दैट विल बी मे। ठीक है, क्योंकि आपको 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाता है अप्लाई करने के लिए, तो अप्रैल टू मई आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। देन आपके जो एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं दैट विल बी इन जुलाई। ठीक है, जुलाई में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं और आपकी जो एग्जाम डेट रहती है ये अगस्त में रहती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी अगस्त के अंदर जो आपका पहला संडे रहेगा, ठीक है, विच एवर इट इज। ठीक है, जैसे इस बार जो था आई थिंक 7 अगस्त को पहला संडे था। ठीक है, अगस्त का, तो उस दिन CAPF का एग्जाम था। वैसे ही नेक्स्ट ईयर 6 अगस्त को CAPF का एग्जाम होगा पहले संडे को। ठीक है, वैसे UPSC के मोस्टली एग्जाम संडे को ही होता है, मेंस को छोड़ के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। रिजल्ट जो है 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अनाउंस हो जाता है। तो CAPF के रिजल्ट जो है सितंबर के अंदर अनाउंस हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट 6 साल की वैकेंसीज ली है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की। 2022 यानी कि अभी जो वैकेंसीज थी, ठीक है, इस साल वो थी 253। 2021 में 159, 2020 में
209 एंड 2019 में 323, 2018 में 398, 2017 में 179। तो अभी तक आप देख सकते हैं 2018 के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, अगर मैं लास्ट 6 ईयर्स की बात करूँ तो। ठीक है, आप लोगों को वैकेंसीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, आपको अपने एग्जाम क्लियर करने के ऊपर ध्यान देना। लेकिन हाँ, वैकेंसीज भी मैटर करती है, क्योंकि अगर वैकेंसीज ज्यादा होगी तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, अगर वैकेंसीज कम रहती है तो फिर कुछ नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है ज्यादा से ज्यादा, फिर होगा सिलेक्शन। ठीक है, वैसे भी हार्ड वर्क तो करना ही होता है, वैकेंसी ज्यादा हो चाहे नहीं हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता व्हाट इज द एज लिमिट। ठीक है, और असेंशियल क्वालिफिकेशन भी मैं इसके लिए आपको बता दूंगी। वैसे आई थिंक मैं इसकी स्लाइड नहीं लेके आई हूँ, बट मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। ठीक है, तो एज लिमिट जो रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, दैट विल बी मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स रहनी चाहिए। जिस भी साल आप अपने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करते हो, उस साल 1 अगस्त से पहले पहले, ठीक है, आपने 25 साल कंप्लीट नहीं किए होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। ठीक है, तो आपकी जो ये मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स, ठीक है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आपको गिवन है। दैट इज, अगर आप शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से किसी कोई अगर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहा है, ठीक है, तो उसको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड ऑल्सो एक्स सर्विसमैन को भी जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, 5 साल का। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ जो भी फोर्सेज आती है पैरामिलिट्री फोर्सेज। ठीक है, मतलब फोर्सेज कौन कौन सी है पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर, दैट इज CRPF, CISF, BSF, ITBP एंड SSB। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट लगते हो तो आप या तो CRPF में सर्व करोगे, या CISF में, या BSF में, या ITBP में, या फिर SSB में। असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर किसी भी कोर्स के साथ। ठीक है, बट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। डेप्यूटेशन मींस कि अगर आप 5 साल एज अ AC काम कर लेते हो, ठीक है, आप असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के साथ काम कर लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको डेप्यूटेशन मिल जाती है इन फोर्सेस के अंदर कम से कम 5 से 10 साल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि रॉ हो गई, रॉ बहुत ही प्रेस्टिजियस जिसे मैं कहूँगी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपको रॉ के अंदर सर्व करने का मौका मिल रहा है, CBI के अंदर, NIA, NCB। ठीक है, वैसे सीरियसली बताऊँ तो मेरे हिसाब से रॉ इज द बेस्ट इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ये अलग ही एडवेंचरस लेवल की चीज़ है। ठीक है, तो CBI, NIA, NCB, देन UN, स्पेशल फोर्सेज, NCRB, नीति आयोग, यहाँ पे आपको 5 से 10 साल तक के लिए सर्व करने को मिलता है अगर आप 5 साल असिस्टेंट कमांडेंट कंटिन्यू जॉब करते हो तो। ठीक है, मतलब सर्व करते हो तो। ठीक है, आगे सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सैलरी इसकी काफी अट्रैक्टिव है। ठीक है, बेसिक सैलरी इज 56,100। ठीक है, और फिर इसके अंदर 20,000 UA भी है। देन आपको अलग से रहने के लिए एक बंगलो दिया जाता है जो कि 4 BHK या फिर 3 BHK होता है। आपको व्हीकल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको सर्वेंट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और बहुत सी चीजें, डियरनेस अलाउंसेस, कैश मिलता है आपको राशन के लिए। ठीक है, देन आपका हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलता है। वैसे तो आपको अगर बंगलो दे दिया जाएगा तो HRA नहीं मिलता। ठीक है, देन यूनिक ड्यूटी अलाउंसेस, क्लिनिक अलाउंसेस, ठीक है, जिसे आप मेडिकल अलाउंसेस भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डिफिकल्टी अलाउंसेस, ये सारी चीजें होती है। तो ये बहुत सारे अलाउंसेस मिलके आपकी काफी अच्छी सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 56,000 रुपए सैलरी मिल रही है और उसके साथ साथ आपको इतने सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी अलग से मिलेगी। ठीक है, तो यार बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो पढ़ाई में तो वो तो हर जगह ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट जब भी अब नेक्स्ट ईयर की 2023 की इसके लिए वैकेंसी आएगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो आप प्लीज इसके लिए अप्लाई करना। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 स्टेजेस के अंदर होता है।
ठीक है, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, देन सेकंड वन इज द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, एंड लास्ट आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का, रिटन टेस्ट के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। देन आप उसको जब क्लियर कर लेते हो, ठीक है, रिटन टेस्ट को जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल भी मैं आपको बताऊंगी, मेडिकल तो आपका इनका रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली होता है, पूरा बॉडी चेकअप होता है। ठीक है, और जब आप इस स्टेज को भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आप इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आई एम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए रिटन टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। पेपर 1 के अंदर आपसे जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके, जीएस, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स, ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे बात कर लेंगे। और ये टोटल 250 मार्क्स के होते हैं, 125 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, जो टाइमिंग रहती है एग्जाम की वो 10 से 12 रहती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो 6 अगस्त को एग्जाम होगा। ठीक है, तो 10 से 12 बजे तक आपका पेपर होगा, पेपर 1। ठीक है, देन हम सेकेंड पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर 2 की। दिस इज डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। ठीक है, ये पूरा आपको राइटिंग बेस्ड है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आ जाएगा। जनरल स्टडीज किस बेसिस पे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये आपका 2 बजे से 5 बजे तक का पेपर होगा। ठीक है, तो वही अगर आप 6 अगस्त को जब आपका सीपीएफ का पेपर होगा तो पेपर 2 आपका दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, तो पेपर 1 का फुल सिलेबस देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वे 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, आप अगर आप एसएससी लेवल के रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, इवन अगर आप 10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आपको जो मेन ध्यान रखना है ये है आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, जीएस, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, इन सब का। ठीक है, इसमें बहुत ही डीपली, जिसमें हिस्ट्री जो है आपका, ठीक है, हिस्ट्री इस साल तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी आपका मीडियम टू हाई लेवल का पेपर था हिस्ट्री का। ठीक है, और काफी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, जनरल साइंस के आपके 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, देन एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी जिसमें आपके 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका करंट अफेयर्स एंड डिफेंस। ठीक है, करंट अफेयर्स एंड डिफेंस में इसलिए कह रही हूँ, डिफेंस से रिलेटेड जैसे आपके बहुत सारी चीजें होती है, मिसाइल्स हो गई, ठीक है, टैंक्स हो गए, इन सबमरीन्स हो गई, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करंट न्यूज के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चंस थे, 20 to 25 क्वेश्चंस मान लो अगर आप ऐसे ले रहे हो तो। ठीक है, मैक्सिमम 25 मान लो, मिनिमम 15 मान लो, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है दैट इज। ठीक है, यहाँ पे आपसे करंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। ठीक है, देन आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इनके टोटल क्वेश्चन 20 to 25 रहता है, मैक्स टू मैक्स 30 हो सकता है, लेकिन इतने होंगे नहीं, वैसे 20 to 25 के रहेंगे। इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, एक मिनट, ये क्या होगा अभी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप इनके लिए बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। आप अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ो, 7th 8th की पढ़ो। ठीक है, आपको साइंस पढ़नी है तो 9th 10th की साइंस पढ़ो। ठीक है, पॉलिटी भी आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इसके अंदर आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है उससे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एंशिएंट और मॉडर्न का वेटेज काफी अच्छा होता है। ठीक है,
और क्वेश्चन भी एंशंट के तो काफी अच्छे लेवल के थे इस बार। तो देखो एंशंट हिस्ट्री तो आप अच्छे से अच्छे तरीके से कर लेना। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो दो, ठीक है, जितनी अच्छी तरीके से आप रिवीजन, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी ज्यादा रिवीजन करो, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में आपके 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। और इसको आप कर सकते हो, बट आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको इसी में ही लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप पेपर 2 की तैयारी तो बाद में करोगे स्टार्ट, आप इसके पहले करोगे, ठीक है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, जिसमें आप मॉर्निंग में अपना ये हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट लेके चलो। साथ के साथ आप साइंस में जो आपकी 3 चीजें होती है, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। देन आप दिन के टाइम पे, जब आपका माइंड इतने अच्छे से काम नहीं करा, तब आप जनरल मेंटेलिटी एंड एबिलिटी कर सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर व्हाट इज दिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी कर सकते हो, ठीक है। और अगर दिन के टाइम पे आप ये करो, और मतलब बाद में आप ये कर सकते हो, शाम के टाइम पे आपको अपना पूरा रिवाइज करना है जितनी भी चीजें आपने करी है, ठीक है। सिलेबस फॉर पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपके एसए के क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस आपके एसए के होते हैं। मतलब आपको टोटल 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से 4 आपको एसए करने होते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 6 ऑप्शन देंगे और उसमें से आपको कोई 4 टॉपिक के ऊपर एसए लिखना है। एक एसए आपका 20 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 80 मार्क्स के एसए हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एसए आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, एनालिटिकल एबिलिटी और करंट टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे करंट टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एसए के लिए आप स्टार्टिंग में जब भी आप एसए लिखते हो, ठीक है, जस्ट स्टार्ट विद ए कोट, ठीक है, कोई भी एक कोट ले लो, ठीक है, जो किसी फेमस पर्सनैलिटी के थ्रू लिखा गया हो, ठीक है। और आप ये भी बताओ कि वो किसने लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब किसके थ्रू लिखा गया है, ठीक है। देन लेकिन आप टॉपिक से रिलेटेड ही कोट लिखोगे, ऐसे नहीं कि आपका टॉपिक तो चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे और आप लिख रहे हो पॉल्यूशन फ्री या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ, ठीक है। तो आपका कोट उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। देन आप उस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे, उससे रिलेटेड कुछ डेटा एंड फैक्ट्स लिखना है, ठीक है। आपको कुछ स्टडीज उसके ऊपर लिखनी है, ठीक है। फिर आप फाइनल उसको कंक्लूड कर दोगे, ठीक है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है सब कुछ आप उसके अंदर बताओगे। देन फाइनली आप उसको कंक्लूड कर दोगे। इसमें आपको 350 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 ऐसे होते हैं, 350 वर्ड्स ईच के, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5, ये 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपका प्रिसी राइटिंग होता है, प्रिसिज राइटिंग होता है आपका 15 मिनट का, ठीक है। उसके अलावा आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं एंड रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट आपके दोनों 20-20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एसे, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसी राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, इन सब का मिला के आपका टोटल 175 मार्क्स का पेपर बनता है। और फिर लास्ट में आपका बचता है ये ग्रामर, आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है उसके अंदर आपको कुछ टॉप वर्ड्स, सॉरी सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको आपको रीराइट करना होता है, ठीक है। जो भी जैसे अगर आपको दे दिया गया कि डायरेक्ट स्पीच में है, आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो, पैसिव वॉइस में आप इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में लिखो, ठीक है। इस तरीके के आपको सेंटेंस दिए जाते हैं। एक होता है आपको जिसमें आपको वर्ड एंड फ्रेजेस दिए जाते हैं 5, ठीक है, 2-2 नंबर के होते हैं। आपको उन वर्ड फ्रेजेस को यूज करके एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। देन आपका फिर से आपको दोबारा से सेंटेंस रीराइट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको एरर ढूंढना है, एरर को ठीक करके पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। ग्रामर का पोर्शन आपका 25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका 175 मार्क्स का तो ये सारा पार्ट हो गया, एंड ग्रामर का 25, तो 200 नंबर का ये पेपर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, प्रिसी राइटिंग होती है, ये सब आप डेवलपमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सिंपल ग्रामर, ये सब बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आता हो, ठीक है। और इसमें ज़्यादा मार्क्स की भी जरूरत नहीं है। आप 200 में से अगर अप्रॉक्स
89 80 भी नहीं, मतलब 85 टू 100 मार्क्स भी ला रहे हो तो आप कर सकते हो, बट आपको पेपर 1 के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके कट ऑफ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना या इंस्टाग्राम के पेज पे आप मुझे मैसेज कर देना स्टडी सर्कल पे, ठीक है। और वैसे तो आई थिंक मैंने सारी चीजें क्लियर कर ही दी है, ठीक है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था जो मैंने एग्जाम दिया था। पेपर इतना टफ नहीं था, पेपर 2 पेपर 1 तो मैं कह सकती हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था पेपर 1। पेपर 2 क्वाइट इजी, ठीक है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी उनके लिए वो इजी नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कोशिश करो कि जैसे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आपको टोटल 8 टू 10 मंथ्स की जरूरत है पूरी तैयारी करने के लिए। सिलेबस कवर करने में आपको कम से कम 5-6 महीने 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर आप अच्छे से जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करोगे। फिर आप रिवीजन भी करोगे 2 महीने तो, ठीक है। देन आप मॉक टेस्ट दोगे, आप एसे राइटिंग लिखोगे। एसे राइटिंग खुद से एनालाइज करना चीज़ कि कितना इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फ्रेंड से चेक करवा लेना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में भी, एंड आर्ग्यूमेंट के लिए तो मैं आपको बोलूंगी जो बच्चा डिबेट करता होगा स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे वो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट काफी अच्छा लिख लेगा, बट आपको डेटास पता होना चाहिए, करंट टॉपिक से रिलेटेड डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, और फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके रिपोर्ट है, आर्ग्यूमेंट है, ऐसे इसके अंदर आपके डेटा एंड फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, ये सारा मेजरमेंट होगा, ठीक है। हाइट में मेल को 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, फीमेल को 157 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, ठीक है। चेस्ट जो होगी मेल्स की वो 81 सेंटीमीटर होगी, और इनको मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो एक्सपेंशन करना ही है चेस्ट के अंदर, ठीक है, ताकि उससे पता लग जाए कि कोई स्मोकिंग नहीं करता है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। 100 मीटर की आपकी रनिंग होगी, रेस होगी, ठीक है, जिस जो मेल को मतलब कम से कम 16 मिनट में 16 सेकंड्स में करनी है, सॉरी मैक्सिमम 16 सेकंड में करनी है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हो तो फिर आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा है, यानी कि 18 सेकंड आपको दी जाएगी 100 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देन आपका 800 मीटर की 800 मीटर की एक और रनिंग होगी, रेस होगी, ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी है। देन आपका लॉन्ग जंप होगा, जिसमें मेल को 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। देन फीमेल को 3 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है, ठीक है, जिसके लिए उन्हें भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। 4.5 मीटर का मिनिमम शॉर्ट पुट आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट है। आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तो आई थिंक फिर वो मेडिकल टेस्ट भी कर देते हैं, फिर जो इसको क्लियर कर देता है, ठीक है। मतलब आपका एक तो रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट जो क्लियर करेगा, ठीक है। जैसे अभी सितंबर में रिजल्ट आया CAPF का, ठीक है, तो आपका DAF वाला फॉर्म अभी फिलअप करा लिया और आपका फिजिकल टेस्ट अब हो जाएगा, ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जो क्लियर कर लेगा उसका मेडिकल होने के बाद में, ठीक है, जो भी आपने DAF फॉर्म भरा है, ठीक है, DAF जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू पर्सनालिटी, जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उन्हें इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, जो कि UPSC के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि UPSC पूरा पेपर ले रही है, ठीक है, तो इंटरव्यू भी UPSC के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। देन अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकली अनफिट नहीं हो, मतलब मेडिकली अनफिट बताया जाता है मेडिकल के टाइम पे, और उसे बोला जाता है कि वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड कर सकता है, ठीक है, मतलब अलाउ किया जाता है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको टेम्पररी मेडिकल अनफिट कर दिया, तो फिर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम रही है आपकी मेडिकली, आप उसको ठीक करवा के दोबारा से मेडिकल करवा सकते हो, और आप उस टाइम पे अगर क्लियर कर लेते हो, ठीक है, दैट विल बी वेल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। फिर दोबारा से जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसमें वो चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है, तो आप देख सकते हो 250 का आपका पेपर 1 हो गया, ठीक है, और 200 का आपका पेपर 2 हो गया, तो वो हो गया आपके 450 मार्क्स, और यहाँ पे आपके 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है,
तो टोटल आपका 600 नंबर का पेपर हो गया CAPF का पूरा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, तो उनको क्या करा जाता है, उनको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, ये अभी हो चुका है, ठीक है, आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने प्रीफरेंसेस भर सकते हो, तो कि आपको CAPF में जाना है, CRPF में जाना है, किस में जाना है, तो आप प्रीफरेंस डालोगे। जैसे आपने सोचा कि भाई मुझे तो CISF ज्वाइन करनी है, तो आप सबसे पहले उसको डाल दोगे, ठीक है, अपने प्रेफरेंस में। फिर सेकंड नंबर पे आप किसको रखना चाहते हो, थर्ड नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें फिलअप करते हो। ठीक है, आपका इंटरव्यू भी उसी के बेस्ड पे होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हम देख लेते हैं। जो भी आपकी मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर टोटल कितने मार्क्स है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके हो गए 600, क्योंकि रिटन टेस्ट आपका हो गया 450 मार्क्स का और इंटरव्यू 150 मार्क्स का। ठीक है, तो ये है 2020 की कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल की पेपर 1 की 250 में से 117.34 पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, EWS की 110 पे, OBC की 117 पे, SC की 101 पे और ST की 99 पे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी 450 में से जो आपकी कट ऑफ गई है वो जनरल की 205 पे, EWS की 197 पे, OBC की 205 पे, SC की 186 एंड ST की 181। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो आपको पेपर 1 में कम से कम 100 मार्क्स तो चाहिए। ठीक है, 99 भी क्या ही देखना। ठीक है, 100 भी क्यों लेके चल रहे हो, 105 या 110 तक अपने मार्क्स आप मतलब अपना टारगेट रखो, है ना, और 110 से आप 140 तक, 130-40 तक का आप अपना टारगेट रखो, तभी आपका पेपर 1 क्लियर होगा। देन आप पेपर 2 देख सकते हो। पेपर 2 मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपका मिनिमम जो रहेगा दैट इज 180 मार्क्स या 190 मान लो। ठीक है, 181 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये भी तो देखो ना, आपकी जो वैकेंसीज है वो कम होती जा रही है हर साल, मतलब अगर हम देखें, ठीक है, वैकेंसीज कम होती जा रही है तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है, और अब तो कंपटीशन आपको पता ही कितना अच्छा हो गया। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था 2020 में जनरल का 600 में से 325 पे हुआ था, EWS का 205, OBC का 319, SC का 297, ST का 293। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2019 की जो आपकी कट ऑफ थी। जनरल की 90 से 105 पेपर 1 की कट ऑफ थी। ठीक है, पेपर 1 की OBC की 90 to 102, SC की 70 to 80, ST की 65 to 85। इसी और मत जाना, ठीक है, क्योंकि अब ये इतनी कम कट ऑफ तो नहीं जाती है। ठीक है, आपकी पेपर 2 की कट ऑफ इतनी थी। ठीक है, जनरल की 160 to 175, सॉरी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की दोनों की मिला के। ठीक है, OBC की 160 to 175, SC की 140 to 160 एंड ST की 135 to 155। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपके इतने मार्क्स पे हुआ है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 600 में से 176 to 291 तक के मार्क्स थे। ठीक है, OBC का भी सेम। ठीक है, देन आपका SC का 246 to 266 एंड ST का 245 to 265। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी थी आपकी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। यहाँ पे मैंने आपको सैलरी एंड पर्क्स एवरीथिंग, जितनी भी छोटी से छोटी डिटेल थी मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना है। ठीक है, बताना है मुझे, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। पेपर 2 की पूरी स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपके लिए अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपकी एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट और प्रीसी राइटिंग सबकी मैं अच्छे से बात करूंगी कि आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं ये ऐड करती तो थोड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और मैं आपकी एसे के लिए भी हेल्प कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करना, अपने जितने भी प्रिपरेशन है आपकी, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से करना। ठीक है, और आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपकी प्रिपरेशन के दौरान, वैसे तो आती है। ठीक है, डाउट्स आते हैं। ठीक है, और किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फॉर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन कमेंट मी ऑन स्टडी संकल्प। ठीक है, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टडी संकल्प को रीच पहुँचाने की कोशिश करें, बहुत मेहनत करें आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।